नमस्कार, मैं दिव्यांशी श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी आईक्यू पे। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं 64 बीपीएससी में रेवेन्यू ऑफिसर के पद पर सिलेक्ट होने वाले अभिनव राज जी। मुझे बहुत खुशी है कि आज अभिनव जी हमारे साथ जुड़े हैं और ऐसा नहीं है कि वो आज इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं, वो 2019 से हमारे साथ स्टडी आईक्यू फैमिली के साथ जुड़े हैं एज बिहार झारखंड फैकल्टी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका आपके ही प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू दिव्यांशी जी। और वाकई ये बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं जिस प्लेटफॉर्म पर काम करता हूँ, जिस जहाँ पर मैं वीडियोज बना रहा हूँ और वहाँ पर मुझे इंटरव्यू का मौका मिल रहा है। और ये अपने आप में काफ़ी एक सुखद अनुभव है मेरे लिए भी। थैंक्स अ लॉट। और हमें भी बहुत खुशी है कि हमारे ही एक ऐसे कलीग जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं अपने प्रयासों से, आज वो एज अ सिविल सर्वेंट के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। तो जैसा कि आपने कहा कि ये एक जर्नी है और इसमें मैं पढ़ाने का काम कर रहा था और इक्वली मेरा फोकस अपने एग्जाम पर भी रहा है। और बेसिकली पढ़ाना मेरा शौक रहा है और इस वजह से मुझे लगा कि स्टडी आईक्यू एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिसे मैं जुड़कर काफ़ी अपने को मतलब कह सकते हैं कि अच्छा मैं महसूस कर रहा था कि यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा मौका है खुद को एक्सप्लोर करने के लिए, चीज़ों को सीखने के लिए। और एक जो वर्क कल्चर होता है, उस बढ़िया वर्क कल्चर में अपने को मैं इन्वॉल्व करके देख पाया। और हमेशा से कह सकते हैं कि जो मेरी एक डेवलपमेंट हुई विद टाइम में, मुझे लगता है कि मैं रोज़ उभरता हूँ, रोज़ मुझ में निखार आती है जब मैं पढ़ाने की इस प्रक्रिया में आगे बढ़ रहा होता हूँ। तो मेरे ओवरऑल जो ये एजुकेशन का कह लें इम्पार्ट करने का वे है, इसमें बहुत ज़्यादा जो डेवलपमेंट हुआ स्टडी आईक्यू टीम से जुड़ने के बाद हुआ है। सर, जैसे मैंने अपने दर्शकों को बताया कि आप हमारे साथ स्टडी आईक्यू के साथ 2019 से जुड़े हैं एज बिहार झारखंड जीके फैकल्टी, लेकिन उससे जी। पहले की बारे में बताएं। तो जो मेरी स्टार्टिंग की शिक्षा दीक्षा है, बचपन में मैंने स्कूलिंग करा डीएवी आरा से, बिहार में। और फिर इस तरीके से 12th करा मैंने, लेकिन 12th के बाद इंजीनियरिंग ऑप्ट नहीं करते हुए मैंने बीएससी इन केमिस्ट्री इसे ऑप्ट किया। और 2013-16 मेरा सेशन था। अपार्ट फ्रॉम दिस मुझे लगा कि मैं एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन करूं, आगे चल के एक सेफ्टी नेट या करियर बैकअप कह लें। आगे चल के मैं सीएससी वगैरह का एग्जाम दूंगा। बट 2016 के सीजीएल में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, फॉर्चुनेटली। फॉर्चुनेटली इन द सेंस कि मुझे लगा कि अब मेरे पास और मौका है खुद को एक्सप्लोर करने का। आगे मैंने कभी सीजीएल नहीं दिया। अब मैं अभी मास्टर्स भी कर रहा था ओपन यूनिवर्सिटी नालंदा, ओपन यूनिवर्सिटी पटना से ज्योग्राफी में। और साइड बाय साइड मैं ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ा रहा था। पढ़ाने में मेरी अभिरुचि आ चुकी थी। और वैसे भी मैं थर्ड जनरेशन एजुकेटर हूँ, मेरे दादाजी पढ़ाने का काम किए, मेरे पिताजी, और फिर मैं। और इस तरीके से मैंने नेट जेआरएफ क्लियर किया। इसके पहले जो बीपीएससी मैंने दिया वो सक्सेसफुल मेरा अटेम्प्ट नहीं था। 64th का जो मेरा अटेम्प्ट है, इसमें मुझे 412 रैंक आए हैं। बट सैड पार्ट ये है कि पिछले महीने 10वें को मैंने अपने पिताजी को खो दिया, जो कि बचपन से लेके अभी तक के लिए मेरे सबसे बड़े मेंटर रहे हर समय। और बस एक गार्जियनशिप वाली भूमिका नहीं, एक टीचर के रूप में, एक हर समय लाइफ में क्या करना है, जो मेरे इतने इंटरेस्ट आया ज्योग्राफी सब्जेक्ट में, या फिर पढ़ाने में, या फिर सीएससी को लेकर उन्होंने वो रुचि पैदा की थी। और इस बात का बहुत पेन है कि जब रिजल्ट आया उसके 20-25 दिन पहले वो नहीं रहे। अभिनव जी, बिल्कुल आपने जिस तरीके से बताया कि आपके पिताजी फिजिकली आपके साथ नहीं है, लेकिन आज वो जहाँ कहीं भी हैं, वो आपको देख रहे हैं और आप पे बहुत ही गौरवान्वित हैं। आप जी। अपनी फैमिली के थर्ड जनरेशन एजुकेटर हैं। ये जी। एजुकेटर से सिविल सर्वेंट का सफर किस तरीके से तय हुआ? इसमें मैं यही बात कहूँगा कि जब आप किसी चीज़ को पढ़ाने शुरू करते हैं, कि आपको लगता है कि मैं इस चीज़ को किसी को समझाने वाला हूँ, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मटेरियल गैदर करना होता है। और अल्टीमेटली आपके पास बहुत सारे रफ आइडियाज़ कह लें कि होते हैं। किसी भी टॉपिक को कॉर्नर करने के लिए आपके पास बहुत मटेरियल होता है। और अल्टीमेटली आंसर राइटिंग की अगर बात कर लें या इंटरव्यू में, इस बात का बहुत फ़ायदा मिलता है। कहते हैं कि अ, पढ़ाने से आपकी एक बढ़िया जो है, आप वोकल हो जाते हैं, अच्छा कन्वर्सेशन कर पाते हैं, अपने लोगों से आप इंटरेक्ट कर पाते हैं बेहतर ढंग से, अपनी बात को कहीं बेहतर तरीके से रख सकते हैं। और मुझे लगता है कि मैं जब सिविल सर्विसेज में इस स्फीयर में आ चुका हूँ, पब्लिक सर्विस में रहूंगा,
तो ये जो मेरा एक्सपीरियंस है कहीं न कहीं लोगों से कनेक्ट करने में बहुत ज़्यादा मुझे मदद करेगा और मुझे पक्का भरोसा है कि मैं ये पढ़ाने का काम कभी नहीं छोड़ने वाला हूँ, हर समय मैं पढ़ाते रहूँगा। अ, अभिनव जी, जैसे एक मेंटोर का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। आप कई सारे लोगों को हमारे स्टडी आईक्यू के थ्रू बहुत सारे लोगों को आप मेंटोर कर रहे हैं, बिहार, झारखंड जीके के लिए। आज आप साक्षात उन सभी के सामने हैं, एक मेंटोर के रूप में, एक सक्सेसफुल कैंडिडेट के रूप में। जी। किस प्रकार से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना है? क्योंकि सबसे क्रूशियल पार्ट करंट अफेयर्स है, सबसे डिलेमा वाला पार्ट भी करंट अफेयर्स है। बेसिकली जब हम बीपीएससी प्रीलिम्स की बात करें तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा वेटेज है करेंट्स अफेयर का और मुझे लग रहा है कि पिछले कुछ सालों में ट्रेंड देखा जाए तो इसका रेलेवेंस बढ़ता जा रहा है और जो कट ऑफ बढ़ते जा रहा है, अगर सही ढंग से करेंट्स अफेयर कवर ना किया जाए, तो लोग मिस कर जा रहे हैं एग्जाम को क्योंकि आपने देखा होगा ट्रेंड समझने की कोशिश करी होगी जो लोग इस प्रिपरेशन में लगे हैं कि पहले कट ऑफ 97 हुआ करता था अनरिजर्व कैटेगरी का, जो कि 66 में बढ़ के 108 हो गया। तो करेंट्स अफेयर को कवर करना बहुत इम्पोर्टेंट है और इसके लिए आपके पास मल्टीपल सोर्सेज हैं। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि जो गौरव सर का ये वीडियो आता है जो कि यूट्यूब पर फ्रीली अवेलेबल होता है, वो काफ़ी एडवांटेजियस है। अपार्ट फ्रॉम दिस आप अगर किसी भी रेगुलर न्यूज़पेपर को फ़ॉलो करते हैं, अगर बिहार के संदर्भ में मैं बात करूँ तो यहाँ पर हिंदुस्तान जो न्यूज़पेपर है हिंदी में या दैनिक जागरण, उसके रेगुलर टच में रहने से काम सही होता है और नहीं तो जब एग्ज़ाम काफ़ी करीब आ जाता है तो आप देखते हैं उस समय की जो मैगज़ीन्स हैं, जैसे कि प्रतियोगिता दर्पण है, तो उससे नेशनल लेवल का जो करेंट्स अफेयर है वो काफ़ी अच्छे से कवर हो जाता है, इंटरनेशनल रिलेशन कवर हो जाते हैं, जो भी इस तरीके के क्वेश्चन्स आते हैं, पर्सन इन न्यूज़, प्लेस इन न्यूज़, ये सब। और वैसे मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आपको एक बार ज़रूर किसी भी टेस्ट सीरीज़ में एनरोल होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो बहुत सारे मार्केट्स में अवेलेबल होते हैं जिनके पास ऐसे फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, तो एक बार में बल्क में आप ऑर्डर करके मँगा लीजिए, ज़ेरॉक्स वगैरह मुखर्जी नगर में या फिर कह लें कि ओल्ड राजेंद्र नगर में बिकते हैं और आप एक बार बल्क में पूरा मँगा लें, अलग-अलग पब्लिकेशंस के, अलग-अलग कोचिंग्स के और उनको सॉल्व करिए और करेंट्स अफेयर के लिए तो मुझे ये लगता है कि जब ये रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब पर आती हैं लंबे-लंबे वीडियोज़ होते हैं, तो कोई बस कभी भी फ्री टाइम में बैठे हैं, कान में ईयरफ़ोन लगा लिए और एक बार सुनते जाते हैं उसको। वो काफ़ी काम करता है क्योंकि आपको पता चलता है कि ये टर्म आएगा तो इसके साथ ये शहर जोड़ देना है और ये हिट एंड ट्रायल मेथड काफ़ी सक्सेसफुल है वहाँ पे। हाँ, बताते ओके। सर, जैसे अभी आपने बहुत सारे सोर्सेज़ हैं, उनके बारे में ज़िक्र किया कि कैसे एस्पिरेंट्स कवर कर सकते हैं। अब मैं एक सिस्टमैटिक अप्रोच आपसे जानना चाहती हूँ कि जो एस्पिरेंट्स हैं, वो प्रीलिम्स में किस तरीके से अपने सोर्सेज़ और अपनी नॉलेज को लिमिट करें, मेंस में किस तरीके से अप्रोच होनी चाहिए? देखिए प्रीलिम्स के लिए तो आपको वन लाइनर समझना होगा और इस तरीके से जो भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं सिंगल आपको एक उसका आंसर पता है कि हाँ ठीक है ये प्लेस आया हुआ है, इस तरीके से कवर करना है और मुझे लगता है कि ये एंड आवर की तैयारी है। जब आपके एग्जाम में 30 दिन बच जाते हैं तो काफ़ी एग्जॉस्टिव आपको पड़ जाना चाहिए करेंट्स अफेयर पर क्योंकि अब तक आपने स्टैटिक सेक्शन अच्छे से कवर कर रखा है। तो करेंट्स अफेयर को बार-बार, बार-बार और वैसे मुझे लगता है कि 2 लोग हैं अगर 2 दोस्त हैं, एक पढ़ रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो ऐसे बार-बार पढ़ने सुनने से काफ़ी तेज़ याद होता है। लेकिन मेंस में बिल्कुल अलग अप्रोच है, वहाँ पर इस तरीके का वन लाइनर काम नहीं आने वाला है। वहाँ पर इन डेप्थ एनालिसिस होनी चाहिए और जैसे कि हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर भी जैसे अंकित सर डालते हैं, कुछ भी नेशनल इम्पोर्टेंस का या इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस का चीज़ है, कोई समिट होती है जैसे ब्रिक्स का या कोई भी शिखर सम्मेलन है या आज जैसे योगा डे है, इसका क्या रेलेवेंस है, क्या थीम रहा है और इस तरीके से चीज़ों को देखा जा सकता है और मैं सजेस्ट करता हूँ जैसे कि तो राजसभा टीवी जैसे है या इस तरीके के जहाँ बढ़िया डिस्कशंस हैं जो कि न्यूज़ चैनल्स वगैरह हैं, उसके रेगुलर टच में रहने से आपको बहुत सारा एडवांटेज हो सकता है। बाकी अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो जो आप न्यूज़ एडिटोरियल्स वगैरह होते हैं, इनका कवरेज और एंड आवर में हमारे यहाँ यही प्रयास होता है स्टडी आईक्यू पर कि जो भी इम्पोर्टेंट मेंस के लिए टॉपिक हैं, उनको वन गो में हम ला दें कि ये एटलीस्ट इस साल के लिए बहुत रेलेवेंट टॉपिक्स हैं, इनको आपको नहीं छोड़ना है। इसको तो आपको कवर करके ही जाना है कि फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, इज़राइल में क्या हो रहा है, बाकी मिडल ईस्ट का क्या सिचुएशन है। रसिया, यूएस का टेंशन, ईरान, ये सब हमेशा इम्पोर्टेंट हैं या फिर हमारे देश के अंदर भी सेंटर स्टेट रिलेशंस।
और उसमें जो भी अप्स एंड डाउन्स होते हैं, जहाँ पर हम बात करते हैं फेडरलिज्म की, फेडरल स्ट्रक्चर की, उसके कुछ बहुत रेलेवेंट एग्जांपल्स हर साल मिलते रहते हैं और एडिटोरियल से कवर होता है। लेकिन हमारा अंत में यही मेंस के पहले स्ट्रैटेजी होता है कि एक लिस्ट बनाकर यूट्यूब पर डाल दी जाए कि आप इतने चीज़ों को तो ज़रूर ही देख के जाएँ। सर, आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जी। मेंस के लिए। और किस तरीके से आंसर राइटिंग को अप्रोच करना है, प्रिपरेशन के कौन से स्टेज पे शुरू करना है और करंट अफेयर्स से कोई भी टॉपिक्स कैसे लिंक करने हैं? देखिए, मुझे ये लगता है कि अलग-अलग सेपरेट प्रिपरेशन नहीं करना चाहिए कि एक बार मेरा प्री क्लियर हो जाएगा, मैं अब इस भरोसे बैठा रहूँ कि प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, रिजल्ट आ जाए और फिर मैं मेंस में लगूँगा, तो फिर टाइम बहुत कम बचता है। और जिस तरीके से स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का थोड़ा-सा ये लैग चलते रहता है, तो मुझे लगता है कि ये पैरेलल में तैयारी की जानी चाहिए। मार्केट्स में बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं, जहाँ पर कि क्वेश्चन बैंक के तौर पर आपको सारे पुराने क्वेश्चन्स मिल जाते हैं। और अब आपका ये अप्रोच होना चाहिए कि आप उसमें एक क्रोनोलॉजी देखने का कोशिश करें या ये कह लें कि एक आपको ट्रेंड पता चले कि हाँ, अगर हिस्ट्री के क्वेश्चन्स आ रहे हैं, तो ये कौन से क्वेश्चन्स हैं, जैसे कि रिपीट हो रहे हैं। आर्ट एंड कल्चर में जाना हुआ टॉपिक है बिहार में, ये तो अच्छी बात है कि मौर्यन आर्ट है, पाल आर्ट है, पटना कलम है। ये हर साल एक बार रिपीट होते ही हैं, यानी कि आपका कुछ स्कोर तो एकदम फिक्स है। स्टैट्स का जो सेक्शन है, 72 मार्क्स का स्कोर रहता है और ये चूँकि प्योर मैथ्स है, वहाँ पर कैलकुलेटर ले जाना अलाउ होता है, उसकी सही प्रैक्टिस कर ली जाए, तो उसमें आप स्कोर 100% कर सकते हैं, यानी 72 में 72 ला सकते हैं। और ये ऐसे मैथ्स होते हैं, कैलकुलेशंस होते हैं, जो कि क्लास 10th लेवल के होते हैं। तो जो लोग एक्सक्यूज़ देते हैं कि मैं मैथ्स में बढ़िया नहीं हूँ, तो ये सही एक्सक्यूज़ मुझे नहीं लगता है, ओके? और करेंट्स अफेयर से जब तक अलाइन करने की बात है, तो आजकल बीपीएससी थोड़ा-सा मतलब अपने को अपडेट रख रहा है और यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि जो भी इकोनॉमी का क्वेश्चन आ रहा है या डिजास्टर मैनेजमेंट, जियोग्राफी का टॉपिक आ रहा है, वो सब में कहीं न कहीं उसको एक ओपन एंडेड क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं। जैसे कि लास्ट 65th का मेंस है, उसमें भी 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे डायरेक्टली कोविड से रिलेटेड, एक कोविड का सोशल इम्पैक्ट, इकोनॉमिकल इम्पैक्ट से रिलेटेड और क्या आपको इसका फ्यूचर में प्रोजेक्शन नज़र आता है? इस तरीके से पूछ लिया गया। या फॉरेस्ट फायर पर पूछा गया था, जो कि ऑस्ट्रेलिया में बुश फायर या फिर अमेज़न के जंगलों में जो आग लगी है। तो अब आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि थोड़ा आप इस तरीके से कनेक्ट करें कि आपका स्टैटिक पोर्शन भी आ जाए, कार्बन सिंक का क्या सिचुएशन है, ग्लोबल वार्मिंग से कनेक्ट कर सकें। जब ग्लोबल वार्मिंग वगैरह की बात आ रही है, तो उसके लिए क्या कुछ प्रोटोकॉल दुनिया में है, क्योटो प्रोटोकॉल है अगर या फिर और भी पेरिस क्लाइमेट है, इंडिया ने क्या कुछ अपने साथ कमिटमेंट्स रखे हैं और इंडिया का क्या प्रोग्रेसिव एटीट्यूड है या फिर जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो गया कि हम इस पर काम कर रहे हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल रिसोर्स अपने साथ लाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हम एनवायरमेंटल एस्पेक्ट, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट सब कुछ देख रहे हैं, क्लाइमेट चेंज को कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो यही है कि जो भी आप एनवायरनमेंट के टॉपिक्स हैं या स्टैटिक सेक्शंस हैं, हिस्ट्री में ये ज़्यादा करेंट्स वाला काम नहीं है। स्टिल जैसे कि रोल ऑफ गवर्नर पूछा जाता है पेपर 2 में, रोल ऑफ चीफ मिनिस्टर बिहार के कंटेक्स्ट में या कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, ये सब थोड़े सेंसिटिव टॉपिक्स हैं क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चंस पर कंट्रोवर्सीज भी हुई है, हमने देखा है पास्ट में। तो इसको बहुत ही मतलब कि सजे हुए शब्दों में लिखना चाहिए और कुछ भी अपनी ओपिनियन देने से बचना चाहिए और इसके लिए कुछ क्वेश्चंस तो हमने ऐसे यूट्यूब पर भी डाल रखा है, जो एक नया आप अगर स्टार्ट करते हैं लिखना, तो वहाँ आपको एक आइडिया मिल जाता है, बहुत बेहतर आइडिया मिल जाएगा कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन है, तो मिनिमम इसमें ये सारी बातें कवर होनी ही चाहिए। सर, ये तो जनरल करंट अफेयर्स की बात हो गई और चूँकि बहुत इम्पोर्टेंट ये सेक्शन होता है 60% चंक पेपर का। जी। काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न एस्पिरेंट्स के मन में ये भी होते हैं कि जो बिहार सेंट्रिक जीके है, बिहार सेंट्रिक करंट अफेयर्स, बिहार की गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स हैं, उनको किस प्रकार कवर करना है? इसके लिए बहुत आसान तरीका है, बिहार का बजट और बिहार का इकोनॉमिक सर्वे। यहाँ पर बजट में फ्यूचर प्रोजेक्शंस का पता चल जाता है, इकोनॉमिक सर्वे से ये पता चलता है कि पिछले वर्षों में सरकारों ने क्या किया है या सरकार ने क्या किया। यहाँ पर सारे एस्पेक्ट्स कवर किए जा रहे हैं और मुझे इस मामले में बिहार एक बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेट नज़र आता है कि इतने अच्छे से इन्होंने स्टूडेंट सेंट्रिक इकोनॉमिक सर्वे तैयार किया है, इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में और भर-भर के उसमें फोल्डर पॉइंट्स होते हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि जो ये सर्वे आता है, इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, उसके पैरेलल में अगर बिहार गवर्नमेंट कुछ कर रही है या फिर क्लाइमेट चेंज को लेकर क्लाइमेट रिसिलिएंट अगर एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग
क्या बजट एलोकेशन है, किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट मदद कर रही है, अगर कुछ इंटरनेशनल असिस्टेंस मिल रहा है, सब कुछ बहुत ऑर्गेनाइज्ड मैनर में दिया होता है। लेकिन ये काफ़ी बल्की होता है और सबके लिए आसान नहीं है कि इसको आप बार-बार पढ़ें और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो यहाँ पर इसका क्रक्स वगैरह भी अवेलेबल है, इवन हमारे पास भी अवेलेबल होता है, जैसा कि आपको पता ही होगा। सर, मैं आपको आपके प्रिपरेशन डेज़ में ले जाना चाहती हूँ। आप ऑल्दो काम कर रहे थे, आप एजुकेटेड थे स्टडी आईक्यू पे और साथ ही साथ अब अपनी तैयारी भी कर रहे थे। तो किस तरीके से आप मैनेज करते थे और एजुकेटर होना आपके लिए कैसे फ़ायदेमंद रहा? तो जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था और उस समय मैं जब ये सारे वीडियोज़ बना रहा था, खासकर बिहार जीके वगैरह से रिलेटेड या और भी ज्योग्राफी वगैरह के टॉपिक्स पर, तो इससे फ़ायदा ये हुआ कि उस समय मैं काफ़ी मटेरियल गैदर करता था और इसका फ़ायदा मुझे बस मेंस में नहीं मिला बल्कि इंटरव्यू में भी काफ़ी फ़ायदा मिला। और मुझे ये याद आ रहा है कि इसमें जितने भी क्वेश्चन्स थे ना मेरा चूँकि मैं आपने फिर जस्ट प्रिपरेशन की बात करी लेकिन मैंने उसको ज़रा इंटरव्यू की तरफ मैं मोड़ दिया अभी। तो वहाँ पर जो भी क्वेश्चन्स थे मैंने वहाँ पर बताया कि मैं एक एजुकेटर हूँ, तो वो काफ़ी इंटरेस्ट लिए और फिर मेरे से ऐसे ही क्वेश्चन्स पूछने लगे कि ओपन माइक क्या होता है, पॉडकास्ट क्या होता है और ये रेवेन्यू मॉडल कैसे काम करता है अगर कोई यूट्यूबर है तो। तो वो काफ़ी उनके लिए भी इंटरेस्टिंग था और मेरे लिए काफ़ी एंगेजिंग था कि मैं उनको किसी ख़ास ऐसे जगह पर रोक कर रखा था जहाँ पर मैं काफ़ी कंफर्टेबल था आंसर देने में। तो ओवरऑल मैं अगर बात करूँ तो पढ़ना और पढ़ाना दोनों मिलता-जुलता काम मुझे लगता है। अगर कोई बेहतर ढंग से पढ़ाई कर रहा है, तो वो अच्छे ढंग से पढ़ा सकता है। या जब आपको पढ़ाना होता है और आप कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे उस टॉपिक में, तो फिर आवाज़ ही नहीं निकलेगी, लड़खड़ाने लगेगा इंसान। तो वहाँ पर ज़रूरत होती है कि आप एडिशनल रिसर्च करें, ज़्यादा से ज़्यादा मैटर को आप कलेक्ट करें और इसका कहीं न कहीं फ़ायदा तो मिलता है, अगर मैं बात करूँ मेंस वगैरह के आंसर राइटिंग में भी और चूँकि लेकिन अब इसका एक ये भी पहलू था कि उस समय मैं थोड़ा ज्योग्राफी सेंट्रिक ज़्यादा था और मैं मतलब कि रिसर्च वगैरह करने की सोच रहा था। उस समय मेरा जेएनयू का एंट्रेंस वगैरह भी क्लियर हुआ था और उसी समय का ये बात है जब मैं मेंस लिख रहा था। फाइनली मैं मेंस लिखने आ गया और उस पीएचडी वाले चीज़ को मैं छोड़ दिया है वहाँ पर जेएनयू से जो भी रिलेटेड है। तो वहाँ पर थोड़ा मेरा टाइम कंज़्यूम हो गया था, इस वजह से मैं मेंस में बेहतर स्कोर नहीं कर पाया। ये बात मुझे मालूम है लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पढ़ाने की वजह से जैसा कुछ लोगों को लग सकता है कि टाइम कंज़्यूम हो जाता है और अपने लिए टाइम नहीं बचता है, तो ये एक मिथ है। बिल्कुल, पढ़ना और पढ़ाना एक समान प्रक्रिया है और वो जी। साइमल्टेनियसली चलती है और जैसा अभिनव राज जी के रिज़ल्ट से आज ये सिद्ध भी होता है। थोड़ा-सा सर अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में बताएँ। मेरा जो इंटरव्यू था वो मिड में पड़ा था क्योंकि इस बार बीपीएससी करीब 3800 लोगों का इंटरव्यू ले रही थी और काफ़ी लंबा समय चला इंटरव्यू। 1 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था, 10 फ़ेब तक चला था। मेरा 9 को था। तो ये पता था कि जो पैनल है वो बोर हो चुकी है अब तक इंटरव्यू लेकर और उनके पास कुछ नया पूछने के लिए है नहीं और मेरे पास कुछ नया बताने को है नहीं। स्टिल मुझे जो पैनल मिला था, करीमी सर का पैनल मिला था और एक आम धारणा है कि वहाँ पर स्कोरिंग थोड़ी कम होती है, ओके। तो मेरा वो पैनल था बट वो पैनल मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली क्योंकि मैं जब गया तो वो मेरे से पूछे कि आपका पोस्ट प्रेफ़रेंस क्या है? तो मैंने कहा कि पहले मैंने बिहार पुलिस सेवा को तवज्जो दिया है, उसके बाद बिहार प्रशासनिक सेवा बीएएस। तो उनका ये काउंटर क्वेश्चन था कि क्या पुलिस सेवा और प्रशासनिक सेवा का हिस्सा नहीं है? आप क्या मानते हैं कि पुलिस प्रशासन का अंग नहीं है? तो इस तरीके से शुरू में ही मुझे उलझाने का प्रयास किया गया लेकिन मैं अच्छे से बचते-बचाते मैं इसका जवाब दे पाया। फिर 2-4 क्वेश्चन्स मेरे ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट यानी केमिस्ट्री से पूछे गए केमिकल काइनेटिक्स वगैरह से या फिर हाफ लाइफ पीरियड वगैरह से। जनरल टाइप के क्वेश्चन्स पूछे गए जहाँ पर मुझे फँसा वो मैं नहीं फँसा और वो अच्छा था। फिर वो पूछे कि आपका मास्टर्स भी है, आपने नेट जेआरएफ किया है, तो आपसे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है और आप पढ़ाने का काम करते हो, तो फिर तो आपसे अच्छा सारा सवाल पूछा जाएगा। और काफ़ी लाइट माहौल में थे और फिर ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन्स डेट चेंज होता है किस तरीके से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न यहाँ से शुरू होता है। और फिर बात आ जाती है थोड़ा बहुत वो पूछने लगे कि आपका डेली रूटीन क्या है? फिर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन वो 24 घंटे का मेरा शेड्यूल पूछे कि आप जागते कब हो, सोते कब हो? मैंने जब पूरा अपना रूटीन बता दिया तो कहा कि मुझसे कहा गया कि आप तो बिल्कुल अपने हेल्थ पर ध्यान नहीं दे रहे हो, योगा नहीं कर रहे हो, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो।
तो मैंने कहा कि ठीक है, अभी तो मेरा इस तरीके का शेड्यूल होता है सोने-जागने का, पढ़ाई और पढ़ाने की वजह से, बट एक बार मैं सर्विस में आ जाऊँगा तो वो मैं इसको सही ढंग से कर पाऊँगा। तो काफ़ी वो ठहाके के साथ हँसे और कहे कि चलो अच्छी बात है। फिर वो उसमें से एक बहुत ही सीनियर मेंबर थे। वो बोले कि अच्छा एक बात मुझे समझ नहीं आती है कि ये यूट्यूब वगैरह पर लोग इतना वीडियोज़ डालते हैं, मैं भी देखता हूँ, मेरे घर के भी बच्चे देखते हैं। लेकिन ये बनाने का फ़ायदा क्या होता है? पैसा कैसे मिलता है? कौन पैसा देता है इसके लिए? तो उनको एक्चुअली रेवेन्यू मॉडल नहीं मालूम था और मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि मैं उनको समझा पाया कि लोग इस तरीके से कैसे एंगेज होते हैं और वो काफ़ी खुश हुए। तो मुझे लगा कि अल्टीमेटली मेरा जो इंटरव्यू है काफ़ी पॉजिटिव नोट पर ख़त्म हुआ था और होपफुली मैं मतलब उम्मीद कर रहा था कि मुझे स्कोर अच्छा मिलेगा इंटरव्यू में और उस पैनल के हिसाब से मुझे स्कोर ठीक-ठाक मिला। बहुत ही इंटरेस्टिंग रही आपकी इंटरव्यू की पूरी एक्सपीरियंस। जी, अ, अभिनव जी, हमने आपसे कई सारे पहलू पे चर्चा की। आप बहुत सारे ऑलरेडी लोगों की मेंटोर हैं, लेकिन इस वीडियो के बाद आप और भी सारे लोगों के मेंटोर हो जाएँगे। कुछ फाइनल जी। टिप्स, सजेशंस, की पॉइंट्स आप बोलना चाहें सभी बीपीएससी एस्पिरेंट्स को? अ, बस यही बात कहेंगे कि बहुत ही ऑनेस्ट ढंग से तैयारी करनी चाहिए लोगों को और अपने साथ जैसे और ख़ासकर मैं मेंस की बात करूँ यहाँ पर क्योंकि पीटी का तो ट्रेंड एक है, आपको बस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, पॉजिटिव मार्क्स हैं केवल स्कोर करने होते हैं बीपीएससी में, एक अच्छी बात है। इस वजह से कट ऑफ भी ज़्यादा जा रहा है। तो पहले जो लोग 100 का टारगेट करते थे, अब उसे कुछ होना है नहीं, एटलीस्ट 115 का टारगेट होना चाहिए और ये स्कोर 150 में 115 लाना आसान है क्योंकि सारे पॉजिटिव मार्क्स होते हैं। दूसरी सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मुझे लगी कि यहाँ पर जो आप स्टैटिक पोर्शन पढ़ रहे होते हैं पीटी के लिए, उसका कहीं न कहीं आप फ़ायदा उठा सकते हैं मेंस आंसर राइटिंग में। एक बार पहले आप क्वेश्चन को देख लेते हैं। शुरू करते हैं जब तैयारी उसी समय से कुछ न कुछ लिखना शुरू करिए। आप बहुत बहुत ब बर्बाद या कह लें खराब आंसर लिखेंगे, लेकिन लिख तो रहे हैं एटलीस्ट वो पेन उठाना बहुत ज़रूरी है। लोग सोचते हैं कि एक बार मैं पीटी निकालूँ तब लिखना शुरू करूँगा। और तो ये आइडिया सही नहीं है और जिस फॉर्मेट में कॉपी आती है उसी फॉर्मेट में प्रैक्टिस करना चाहिए। और मुझे जो सबसे अच्छी बात ये लगती है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आंसर लिखना शुरू कर रहे हैं, घर पर लिखें या किसी ऑफलाइन कोचिंग में या किसी ऑनलाइन कोचिंग के लिए, अपने साथ ईमानदारी बरतें टाइम के लेकर कि अगर मुझे ये आंसर लिखने के लिए वहाँ पर 22 या 21 मिनट अलॉट होते हैं, तो मैं इतने ही देर में लिखूँ। ऐसा नहीं कि इस आंसर को तैयार कर रहा हूँ, 2 घंटे तक लिख रहा हूँ, उससे कोई फ़ायदा नहीं होना है। आप उस आंसर को तैयार करने में जितना टाइम दे सकते हैं, पहले पढ़ लीजिए, लेकिन जब लिखना शुरू करें तो बहुत ईमानदारी से। और ऑनेस्टी की जो बात है वो इंटरव्यू में फ़ॉलो होनी चाहिए। अगर आपको जवाब नहीं आता है तो ज़रा भी आप उनको गुमराह करने की कोशिश मत करिए। बहुत ईमानदारी से आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि मुझे ये जवाब नहीं आता है या आप जो भी जानते हैं उस बात को रखें। और मुझे ये लगता है कि बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो काफ़ी सीनियर लोग होते हैं और वो समझते हैं चीज़ों को कि आप कहाँ झूठ बोल रहे हैं, कहाँ कतरा रहे हैं। तो मेंस में अगर बात करें तो टाइम का मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है और इंटरव्यू में अपने साथ और पैनल के साथ ईमानदारी बरतने की बात। थैंक यू सो मच अभिनव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत ही अच्छी बात है आपने कही कि आंसर राइटिंग लिखें तो अपने साथ ईमानदारी बरतें और जब इंटरव्यू में रहें तब भी अपने साथ और पैनल के साथ ईमानदारी बरतें। बहुत जी, ज़रूरी है और सजग रहने की भी बहुत ज़रूरत है। जी। एक बार फिर ढेर सारा धन्यवाद और आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। थैंक यू दिव्यांशी जी और फॉर्च्यूनेटली मैं इतने बड़े टीम के साथ जुड़ा हूँ और इस बात का मुझे हमेशा से खुशी है और मैं इस टीम के साथ कंटिन्यू करता रहूँगा। जब भी मुझे लगे कि मैं सर्विस में हूँ और मुझे टाइम लगा, तो जिस तरीके से मैं कंट्रीब्यूट कर सकूँगा एस्पिरेंट्स के लिए, मैं करता रहूँगा।